हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं प्रमोद आप सभी का कल्पना नर्सिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है अम्नियोटिक फ्लूइड, जो यहाँ सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है और जो आपके एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में शामिल होता है। ये टॉपिक किसी भी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। मैंने कहा कंपटीशन में इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो मतलब ये टॉपिक उन दोनों स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो एक तो नर्सिंग में पढ़ रहा है और एक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना अम्नियोटिक फ्लूइड। मैंने कहा सबसे पहले बात करते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड ये कहाँ पाया जाता है। तो मैंने कहा इस तरीके से ये कोई भी मदर है, इस मदर में ये अंदर की तरफ क्या है, यूट्रस, और यहाँ यूट्रस के साइड में अटैच है इस तरीके से प्लासेंटा। तो ये प्लासेंटा जो होता है इससे अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी अटैच होगा। इस बेबी के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है और इस लेयर के ऊपर भी एक और लेयर पाई जाती है। इसमें भरा होता है अंदर की तरफ एक फ्लूइड। मैंने कहा ये तो है यूट्रस ऑफ मदर, ये है प्लासेंटा। दूसरा मैंने कहा ये बच्चा जो अटैच है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अटैच होता है, ये है फीटस। मैंने कहा ये फीटस के चारों तरफ जो फ्लूइड भरा हुआ है इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड। फिर इसके बाद मैंने कहा इस बच्चे ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड है ये कैविटी में पाया जाता है। उस कैविटी की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एम्नियोन। और ये एम्नियोन जो होता है ये एम्नियोन एम्नियोटिक कैविटी में भरा होता है। इस कैविटी को हम बोलते हैं एम्नियोटिक कैविटी। और सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं कोलियम। तो मैंने कहा ये फ्लूइड जो है वो मोस्टली प्रेजेंट होगा कहाँ, एम्नियोटिक कैविटी में, जो कवर होता है किससे, एम्नियोन लेयर से, और बच्चे के चारों तरफ फ्लूइड पाया जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने कहा ये सिंपली स्ट्रक्चर होती है किसकी, कि एम्नियोटिक फ्लूइड जनरली लोकेशन कहाँ पाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड के बारे में, ये अम्नियोटिक फ्लूइड काम क्या करता है। तो मैंने कहा एम्नियोटिक फ्लूइड डिस्टेंड द यूट्रस, ये क्या करेगा, यूट्रस को डिस्टेंड कर देता है। डिस्टेंड मतलब यूट्रस की जो साइज है उसको बढ़ा देगा। अब यूट्रस की साइज को अगर ये बढ़ा देगा तो उससे क्या होगा, मैंने कहा इससे बच्चे को स्पेस ज्यादा मिलेगा, इससे बच्चे को स्पेस ज्यादा मिलेगा। बच्चे को अगर स्पेस ज्यादा मिलेगा तो बच्चा जो है वो आसानी से मूवमेंट कर सकता है यूट्रस के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका एम्नियोटिक फ्लूइड का। मैंने कहा एम्नियोटिक फ्लूइड अपना प्रेशर क्रिएट करेगा यूट्राइन वॉल्स पर, उस वजह से क्या होगा, यूट्राइन वॉल्स जो है वो वाइड हो जाती है, उससे बच्चे को ज्यादा स्पेस मिलता है। तो ये बच्चा क्या करेगा, आसानी से फिर मूवमेंट कर सकता है और इसीलिए बच्चे की ग्रोथ जो होती है वो अच्छे से हो पाती है। अगर मैंने कहा स्पेस नहीं मिलता तो ये बच्चा इतना जल्दी आसानी से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, मतलब इसको डिफिकल्टी जो है वो फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ द एम्नियोटिक फ्लूइड। एम्नियोटिक फ्लूइड के नॉर्मल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे अमाउंट या फिर वॉल्यूम। ये जानने से पहले मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि एम्नियोटिक फ्लूइड जो होता है इसी का दूसरा नाम होता है लिक्वर एमनाइन। इसी का दूसरा नाम होता है लिक्वर एमनाइन। लिक्वर का मतलब होता है कोई भी लिक्विड और एमनाइन मतलब ये एम्नियोटिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ देखो अमाउंट जो होता है, मैंने कहा एट 12 वीक्स 12 सप्ताह में अम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम 50 ml होता है। फिर इसके बाद मैंने कहा एट 20 वीक्स इस एम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम 400 ml होता है। कब, एट 20 वीक्स। फिर मैंने कहा इस एम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम 24 सप्ताह पे 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ये हो जाता है 500 ml। फिर इसके बाद मैंने कहा इस एम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम एट टर्म, मतलब जैसे जैसे प्रेगनेंसी टर्म जेस्टेशन की तरफ पहुंचती है, जो नॉर्मल ड्यूरेशन में 37 से 42 वीक मान के चलते हैं, तो मैंने कहा जैसे जैसे जेस्टेशन टर्म की तरफ पहुंचेगा तो इस एम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम होता है 600 to 800 ml। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। फिर इसके बाद मैंने कहा इसका पीक कब होता है, पीक मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड। तो मैंने कहा मैक्सिमम वॉल्यूम देखा जाता है 36 से 38 वीक। कब देखा जाएगा, 36 से 38 वीक तक। 36 से 38 वीक तक कितना देखा जाता है, तो मैंने कहा 1000 ml। एम्नियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम 36 से 38 वीक तक कितना देखा जाता है, 1000 ml। तो ये सिंपली बातें हैं वॉल्यूम को लेकर।
इसके बाद मैंने कहा एमनियोटिक फ्लूइड आफ्टर द टर्म मतलब पोस्ट टर्म में ये घटना स्टार्ट हो जाता है, मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। बोले कितना घट जाता है, तो मैंने कहा ये लगभग 43 वीक पे इसका वॉल्यूम 200 ml रह जाता है। कब? एट द 43 वीक्स इसका वॉल्यूम कितना रह जाएगा? 200 ml। तो ये सारी बातें हैं किसके बारे में? वॉल्यूम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने कहा 12 सप्ताह में रहेगा 50 ml, 20 सप्ताह में रहेगा 400 ml, 24 वीक्स पर रहेगा 500 ml और टर्म पीरियड में रहता है 600 से 800 ml। पीक या फिर इसका मैक्सिमम वॉल्यूम होता है जो 36 से 38 सप्ताह में देखा जाता है, जो होता है 1000 ml या 1 लीटर। फिर इसके बाद मैंने कहा जैसे जैसे प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन बढ़ेगी तो ये पोस्ट टर्म कहलाएगा, और पोस्ट टर्म में इसका वॉल्यूम घटना स्टार्ट हो जाता है, जो कि लगभग 43 वीक पे कितना रह जाता है? 200 ml। सो दैट इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में कि ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो मैंने कहा अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो 1.0082 टू 1.010 ये नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एमनियोटिक फ्लूइड की। मतलब ये तो रेंज हो गई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए और 4 ऑप्शन में से अगर ये रेंज नहीं दे रखी हो तो फिर सिंगल वर्ड में हम आंसर क्या करेंगे? तो वहां सिंगल वर्ड में आंसर रहेगा 1.010। मतलब एमनियोटिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहेगी? तो 1.010। फिर इसके बाद में बात करूं ऑस्मोलैरिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ऑस्मोलैरिटी रहती है 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितना रहेगा? 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर इसके बाद में बात करूं पीएच की, तो इसकी पीएच रहती है 7 टू 7.5। बोलेगा ये रेंज हो गई पीएच की। तो इसी तरीके से सिंगल वर्ड में आंसर क्या रहेगा? मैंने कहा सिंगल वर्ड में आंसर रहेगा 7.2। दैट इज द राइट आंसर। तो ये बात होती है इसकी पीएच ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की। मैंने कहा इसकी पीएच 7 टू 7.5 है, तो ये नेचर में कैसा रहेगा? मैंने कहा एल्कलाइन इन नेचर। कैसा रहेगा? एल्कलाइन इन नेचर। ये मोस्टली सबको पता है कि किसी भी फ्लूइड जिसकी पीएच मोर देन 7 होती है तो फ्लूइड कहलाता है एल्कलाइन, और जिसकी पीएच लेस देन 7 होती है वो कहलाता है एसिडिक इन नेचर। तो मैंने कहा इसकी पीएच 7 से लेकर 7.5 है, तो ये कैसा होगा नेचर में? एल्कलाइन इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के कलर के बारे में कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा देखने को मिलता है। तो पहले हम बात करेंगे नॉर्मल कलर के बारे में। नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। मैंने कहा नॉर्मल कलर जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, नॉर्मल कलर जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, ये नॉर्मल कलर होता है कलरलेस। एमनियोटिक फ्लूइड इन अर्ली प्रेगनेंसी कैसा होता है? कलरलेस। बोले कलरलेस। फिर इसके बाद मैंने कहा एट टर्म, या फिर मैं बात करूं नियर टर्म की, मतलब प्रेगनेंसी जैसे जैसे टर्म जेस्टेशन की तरफ पहुंचती है तो इस एमनियोटिक फ्लूइड का कलर पेल स्ट्रॉ हमें देखने को मिलता है। पेल स्ट्रॉ। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, मैंने कहा हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कलर, नॉट एबनॉर्मल कलर। मैंने कहा नॉर्मल कलर कैसा है? तो अर्ली प्रेगनेंसी में रहेगा कलरलेस, जबकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में एट टर्म या नियर टर्म कलर कैसा हो जाता है? पेल स्ट्रॉ। बोले पहले ये कलरलेस था, अब ये पेल स्ट्रॉ हो गया। इसका रीजन क्या है? तो मैंने कहा इसके 2 रीजन होते हैं। एक तो मैंने कहा एक्सफोलिएशन ऑफ लेनोवो। लेनोवो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बच्चे की बॉडी जो होती है उस पर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये हेयर्स क्या होते हैं? उस एमनियोटिक फ्लूइड में शामिल हो जाते हैं। बोले कब शामिल होते हैं? तो मैंने कहा लगभग 20 वीक्स के जेस्टेशन पे इसके लेनोवो वाले जो हेयर्स होते हैं बच्चे के, वो कहाँ शामिल हो जाएंगे? एमनियोटिक फ्लूइड में। तो ये इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा रीजन होता है एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल। मैंने कहा बच्चे की स्किन की जो एपिडर्मल सेल होती हैं वो एपिडर्मल सेल भी किसमें शामिल हो जाएंगी? एमनियोटिक फ्लूइड में। तो वो भी क्या करेगा? इस कलर को पेल स्ट्रॉ बना सकता है। फिर इसके बाद एक सबसे बड़ा मैंने कहा दूसरा रीजन जो है, एक एमनियोटिक फ्लूइड का कलर टर्बिड भी हमें देखने को मिलता है। टर्बिड कलर मतलब हल्का सा क्लाउडी जो होता है टर्बिड कलर। तो मैंने कहा ये किसकी वजह से देखने को मिलता है? मैंने कहा अगर एमनियोटिक फ्लूइड में वर्निक्स कैसियोसा अगर शामिल हो जाएगा तो ये फ्लूइड कैसा हो जाएगा कलर में? टर्बिड कलर। बोले वर्निक्स कैसियोसा क्या चीज होती है? मैंने कहा व्हाइट चीजी अपीयरेंस ऑन बेबीज स्किन, यानी कि बच्चे की बॉडी पे जो व्हाइट चीजी अपीयरेंस प्रेजेंट होता है, जो बाहर की तरफ पाया जाता है, हमको सफेद सफेद जो दिखता है
बच्चे की बॉडी पे वो वाइट चीज अपीयरेंस क्या कहलाता है, वर्निक्स गैसियोसा। मैंने कहा अगर वो शेड ऑफ होकर एमनियोटिक फ्लूइड में अगर इंक्लूड होता है तो ये इसके कलर को कैसा कर देगा, पेल स्टो कलर। तो ये सारे कलर कैसे थे, नॉर्मल कलर। मैं एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने कहा अर्ली प्रेगनेंसी में कलरलेस रहेगा, टर्म और नियर टर्म में पेल स्टो कलर रहेगा। बोले पेल स्टो कलर क्यों हुआ, ये नॉर्मल कलर है। तो मैंने कहा उसका एक तो रीजन है एक्सफोलिएशन ऑफ लेनोवो। बच्चे की बॉडी पे जो हेयर होते हैं जो लगभग 20 वीक पे झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, वो कहाँ शामिल हो जाएंगे, अम्नियोटिक फ्लूइड में, तो वो इसका पेल कलर बना सकते हैं। दूसरा मैंने कहा एपिडर्मल सेल्स, बच्चे की जो एपिडर्मल सेल होती है वो इसमें शामिल होंगी, तो वो भी क्या करेंगे, इसका कलर पेल स्टो कर सकती है। फिर इसके बाद मैंने कहा एक और नॉर्मल कलर जो शामिल होता है दैट इज द टर्बेड कलर। बोले टर्बेड कलर क्यों देखने को मिलता है, मैंने कहा ये देखने को मिलता है वर्निक्स गैसियोसा की वजह से। बोले वर्निक्स गैसियोसा क्या होता है, मैंने कहा व्हाइट चीजी अपीयरेंस ऑन द बॉडी ऑफ बेबी। बच्चे की बॉडी जो होती है उस पर व्हाइट चीजी अपीयरेंस जो होता है, सफेद कलर का जो अपीयरेंस दिखता है उसको हम बोलते हैं वर्निक्स गैसियोसा। अगर ये अम्नियोटिक फ्लूइड में शामिल हुआ तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, टर्बेड कलर। तो ये सारी चीजें थी, आई होप सो इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एबनॉर्मल कलर के बारे में। ये सारे नॉर्मल कलर थे, तो एबनॉर्मल कलर की अगर मैं बात करूं, एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है गोल्डन कलर। बोले गोल्डन कलर कब देखने को मिलता है, तो मैंने कहा ये देखा जाता है RH इनकम्पैटिबिलिटी वाली कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, RH इनकम्पैटिबिलिटी। बोले RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, मैंने कहा मोस्टली ये ब्लड ग्रुप का डिसऑर्डर होता है। और कौन से ब्लड ग्रुप का, तो RH ब्लड ग्रुप का डिसऑर्डर होता है। बोले RH ब्लड ग्रुप में होता क्या है, मैंने कहा जिस बच्चे की मदर RH नेगेटिव और बेबी RH पॉजिटिव, तो उस बच्चे में RH इनकम्पैटिबिलिटी देखी जाएगी, मतलब ये ब्लड ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शन देखी जाएगी। इस रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि बच्चे में आरबीसी जो होती है उनका सीवियर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हीमोलाइसिस हम बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इस वजह से बच्चे में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ क्या होगा, आरबीसी के टूटने की वजह से बिलीरुबिन बनता है, और ये बिलीरुबिन क्या कर देता है, इस कलर को गोल्डन कलर इसका कर देता है। तो इसलिए मैंने कहा RH इनकम्पैटिबिलिटी वाली कंडीशन में इसका कलर कैसा रहेगा, गोल्डन कलर। RH इनकम्पैटिबिलिटी सिंपल मीनिंग मैंने कहा जिस बच्चे की मदर RH नेगेटिव और बेबी RH पॉजिटिव होगा, तो उस बच्चे में क्या होगा, एंटीबॉडी बन जाती है। और ये एंटीबॉडी क्या करती है, हालांकि ये फर्स्ट प्रेगनेंसी को अफेक्ट नहीं करता, सेकंड प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहलाता है हीमोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। जितना ज्यादा आरबीसी टूटेगी उतना ज्यादा इसका बिलीरुबिन बनेगा, और ये बिलीरुबिन इसका कलर कैसा कर देता है, गोल्डन कलर। तो पहला एब्नॉर्मल कलर क्या है, गोल्डन कलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दूसरा कलर क्या हो सकता है, तो दूसरा कलर होता है ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। बोले ये कब देखा जाता है, तो मैंने कहा ये देखा जाता है पोस्ट मैच्योर बेबी में, यानी कि जहां प्रेगनेंसी बियॉन्ड द 42 वीक्स, 42 सप्ताह से आगे जा चुकी है। क्योंकि नॉर्मल हम 37 से 42 सप्ताह प्रेगनेंसी को नॉर्मल टर्म मानते हैं। 42 के बाद जब वाला जो पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा, पोस्ट मैच्योर बेबी या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। तो वहां इसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश येलो कलर। फिर इसके बाद अगला कलर आता है ग्रीन। मैंने कहा ये कब होता है, तो ये हमें देखने को मिलता है फीटल डिस्ट्रेस वाली कंडीशन में, कि बच्चे को किसी वजह से डिस्ट्रेस हुई, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाए, स्ट्रेस हुआ, कोई भी जो भी फैक्टर जो बच्चे को डिस्ट्रेस में डाल सकता है, उस डिस्ट्रेस की वजह से बच्चा क्या करेगा, मेकोनियम पास आउट कर देगा। और मेकोनियम पास आउट कर देगा, मेकोनियम का मतलब होता है जो बेबी का स्टूल होता है उसको हम मेकोनियम बोलते हैं। तो मैंने कहा मेकोनियम पास आउट करेगा, तो इस मेकोनियम को बच्चा क्या करेगा, एस्पिरेट कर सकता है। तो मेकोनियम एस्पिरेशन ये क्यों हुआ, फीटल डिस्ट्रेस की वजह से। अब बच्चा मेकोनियम पास आउट करेगा तो ये एमनियोटिक फ्लूइड में शामिल होगा, अम्नियोटिक फ्लूइड के कलर को कैसा कर देगा, ग्रीन कलर। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो अगला आता है डार्क ब्राउन कलर। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैं दोनों चीजों को साथ साथ बता देता हूँ। और एक होता है डार्क कलर, मैंने कहा अम्नियोटिक फ्लूइड का डार्क कलर जो होता है ये हमें देखने को मिलता है एब्रप्शन वाली कंडीशन में। कब देखने को मिलता है, एब्रप्शन वाली कंडीशन में। एब्रप्शन बोले तो कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज, कंसील्ड एक्सीडेंटल हेमरेज। मैंने कहा कोई भी इंजरी या कोई भी ट्रॉमा हुआ जिस वजह से यूट्राइन कैविटी में
ब्लीडिंग हुई और वो ब्लड अगर वहाँ कलेक्ट रहेगा तो ब्लड जो नॉर्मल रेड कलर होता है और ये आगे जाके डार्क कलर में कन्वर्ट जो होता है वो अब्रप्शन वाली कंडीशन में देखा जाता है। और दूसरा मैं बता रहा था डार्क ब्राउन कलर, तो डार्क ब्राउन कलर जो होता है ये हमें देखने को मिलता है इंट्रा यूटेराइन डेथ वाली कंडीशन, इंट्रा यूटेराइन डेथ वाली कंडीशन, यानी कि बेबी की अगर डेथ यूटेराइन कैविटी में हो जाती है तो वहां क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है डार्क ब्राउन कलर। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूजन। मैंने कहा डार्क कलर जो है वो एब्रप्शन वाली कंडीशन में देखने को मिलेगा, यानी कि जहां ब्लीडिंग जो है वो कहां कलेक्ट हो जाएगी एमनियोटिक फ्लूइड में, और थोड़े समय तक ब्लीडिंग होने की वजह से वो ब्लड का कलर डार्क हो जाता है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड के कलर को कैसा कर देगा डार्क कलर में। फिर मैंने कहा डार्क ब्राउन कलर जो होता है ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा, तो इंट्रा यूटेराइन डेथ वाली कंडीशन, यानी कि बच्चे की अगर डेथ यूटेराइन कैविटी में हो जाती है तो वो कहलाता है इंट्रा यूटेराइन डेथ। तो हम बात कर रहे हैं एब्नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इसमें सबसे पहला होता है गोल्डन कलर, तो ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ आरएचएल कंपैटिबिलिटी में। दूसरा में होता है ग्रीनिश येलो, ये हमें देखने को मिलेगा पोस्ट मैच्योरिटी में। तीसरा में होता है ग्रीन कलर जो हमें देखने को मिलेगा फीटल डिस्ट्रेस वाली कंडीशन में। अगला में होता है डार्क ब्राउन कलर जो हमें देखने को मिलेगा इंट्रा यूटेराइन डेथ वाली कंडीशन में। अगला में बताया डार्क कलर जो हमें देखने को मिलेगा एब्रप्शन वाली कंडीशन में। और इन सब के अलावा एक और नाम आता है जिसको हम बोलते हैं पुरुलेंट कलर। ये पुरुलेंट कलर जो होता है ये हमें देखने को मिलता है कोरियो एम्नियोनाइटिस वाली कंडीशन में। बोले कोरियो एम्नियोनाइटिस क्या समस्या होती है, तो मैंने कहा इसका मतलब होता है असेंडिंग इन्फेक्शन इन जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब है, तो मैंने कहा प्रूलेंट कलर जो होता है ये हमें देखने को मिलता है कोरियो एम्नियोनाइटिस वाली कंडीशन में। बोले कोरियो एम्नियोनाइटिस क्या होता है, तो मैंने कहा असेंडिंग इन्फेक्शन इन द जेनिटल ट्रैक्ट। असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि ये जो इन्फेक्शन होगा वो वजाइना के थ्रू एंटर करेगा और वजाइना से एंटर करके कहां पहुंच जाएगा यूटेराइन कैविटी में। और यूटेराइन कैविटी में पहुंचने के बाद वहां बच्चे को अफेक्ट कर सकता है, एमनियोटिक कैविटी को अफेक्ट कर सकता है, तो उस वजह से क्या होगा एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाएगा पुरुलेंट कलर। सो दीस ऑल आर द एब्नॉर्मल कलर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द functions, sorry, before going to functions we are going to study about the what is the reason for formation of amniotic fluid, कि किन किन वजह से amniotic fluid का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो वहाँ अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रीजन होते हैं। अगर मैं बात करूं कि बिफोर 12 वीक्स यानी कि 12 सप्ताह से पहले, जब प्रेगनेंसी 12 सप्ताह से पहले की होती है तो उस समय amniotic fluid का फॉर्मेशन ये हमें देखने को मिलता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा, यानी कि मदर का जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये कब तक होगा 12 वीक से पहले पहले। फिर इसके बाद में बात करूं लेस देन 20 वीक्स, और अगर मैं रेंज की बात करूं तो 12 से 20 सप्ताह तक एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन ये हमें देखने को मिलता है डिफ्यूजन ऑफ फीटल स्किन, यानी कि बच्चे की जो स्किन होती है उस स्किन के डिफ्यूजन की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा होता है आफ्टर द 20 वीक्स, यानी कि 20 सप्ताह के बाद यहाँ एमनियोटिक फ्लूइड के फॉर्मेशन का रीजन होता है फीटल यूरिन, यानी कि लगभग 12 सप्ताह के बाद बच्चे की जो किडनी होती है वो किडनी यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, और ये यूरिन जो होता है इसी को हम बोलते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। द वन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन दैट आस्क्ड एवरी टाइम इन द एग्जाम्स। मैंने कहा 12 सप्ताह के बाद बच्चे में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड कौन बनाएगा फीटल यूरिन। ये फीटल यूरिन जो होता है इसी को हम बोलते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये सारी चीजें हैं किसके बारे में कि कहां से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है और किन किन वजह से बनता है। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं कि 12 सप्ताह से पहले कहां से बनेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा। दूसरा मैं बताया 20 वीक से पहले या 12 से 20 वीक तक किसकी वजह से बनेगा तो डिफ्यूजन ऑफ फीटल स्किन। और तीसरा मैं बताया कि मोर देन इक्वल टू 20 वीक्स ये बनता है किसकी वजह से फीटल यूरिन की वजह से, जहां बच्चे की किडनी जो होती है वो यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, और इसी को हम बोलते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब इसी के बेस पे मैं अगर बात करूं कि एमनियोटिक फ्लूइड का टर्नओवर कितना होता है, यानी कितना एक्सचेंज होता है फ्लूइड और कितने टाइम में होता है, तो टर्नओवर की मैं बात करूं तो इसका टर्नओवर होता है 500 सीसी पर आवर,
यानी कि 1 घंटे में कितना एक्सचेंज होगा 500 सीसी। अगर मैं बात करूं कि कंप्लीट एमनियोटिक फ्लूइड ये कितने टाइम में एक्सचेंज हो जाता है, तो ये हो जाता है इन एवरी 3 आवर्स। 3 घंटे में एमनियोटिक फ्लूइड एक्सचेंज हो जाता है, जबकि टर्नओवर कितना रहेगा इसका, तो 500 सीसी पर आवर। ये सारी चीजें थी किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कि एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन क्या होते हैं। तो इन फंक्शंस को मैं अगर क्लासिफाई करूं तो 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन क्या क्या देखने को मिलते हैं। अब यहाँ प्रेगनेंसी में मोस्टली क्या करेगा, सबसे पहला फंक्शन मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, डिस्टेंड द यूटेराइन कैविटी। क्या करेगा, यूटेराइन कैविटी को डिस्टेंड कर देगा। इस डिस्टेंशन होने की वजह से बच्चे को स्पेस ज्यादा मिलेगा और इस स्पेस की वजह से बच्चा आसानी से मूवमेंट कर सकता है। तो अगर आसानी से मूवमेंट करेगा तो बच्चे की ग्रोथ भी उसी इफेक्टिव रेट से होगी। तो मैंने कहा एमनियोटिक फ्लूइड डिस्टेंड द यूटेराइन कैविटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बेबी। दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। दूसरा मैं बात करता हूं कि मेंटेन द टेम्परेचर, कि ये कुछ हद तक बच्चे में ये इंट्रा यूटेराइन कैविटी का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब इसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, मतलब इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता। बस इतना है कि ये बच्चे में थोड़ा बहुत वाटर रिप्लेसमेंट का काम करता है। किसका काम करता है, वाटर रिप्लेसमेंट का। बाकी इसके अलावा इसकी कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती। तो मैंने कहा पहला फंक्शन था डिस्टेंड द यूटेराइन कैविटी, जो बच्चे की ग्रोथ करवाएगा यानी मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। दूसरा मैं बताया मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तीसरा मैं बताया कि इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू बट इट हैज द एफिकेसी ऑफ वाटर रिप्लेसमेंट। तो ये सारे फंक्शन थे किससे रिलेटेड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इसी का अगला फंक्शन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज द शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा अगर यूटेराइन कैविटी पे या एब्डोमेन ऑफ मदर पे किसी वजह से कोई प्रेशर लगा और इस प्रेशर से क्या होगा कि वो प्रेशर बच्चे पे जाके लगेगा और उससे क्या होगा, उस बच्चे में इंजरी होने के चांस होते हैं या ट्रॉमा होने के चांस होते हैं, जिससे बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है। बोले इसके लिए क्या होगा, मैंने कहा इस बच्चे के चारों तरफ, जैसे मैं भी बताया था, ये यूट्रस है, यहाँ प्लासेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इस तरीके से बेबी अटैच होता है। तो मैंने कहा इसके चारों तरफ भरा हुआ है क्या, एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ लेयर पाई जाती है, इसको एम्नियन बोलते हैं, और बाहर वाली जो होती है उसको कोरियन बोलते हैं। मैंने कहा ये प्रेशर जैसे इस बच्चे में पड़ेगा तो मैंने कहा सबसे पहली बात तो यूट्रस, पहले तो मदर की स्किन, फिर उसके बाद यूट्रस, वो एब्जॉर्ब करेगा शॉक को, फिर उसके बाद आती है कोरियन, थोड़ा बहुत वो शॉक को एब्जॉर्ब करेगी, फिर उसके बाद आता है एम्नियन, वो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, फिर आता है एमनियोटिक फ्लूइड, तब जाके पहुंचने का बच्चे तक। तो मैंने कहा रास्ते में एमनियोटिक फ्लूइड पड़ेगा और ये क्या करेगा, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, प्रेशर को थोड़ा कम कर देगा, उसकी इंटेंसिटी को घटा देगा। तो क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि बच्चे का क्या करता है, प्रिवेंशन करता है कोई भी प्रेशर या फिर ट्रॉमा से। तो ये सारे फंक्शन थे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि इसके अलावा और क्या फंक्शन होता है। तो दूसरा आता है ड्यूरिंग द लेबर। लेबर के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का क्या फंक्शन हमें देखने को मिलता है। तो यहां देखिए ड्यूरिंग द लेबर सबसे पहला आता है फ्लश आउट द बर्थ कैनाल। ये एमनियोटिक फ्लूइड जैसे कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन जब रप्चर होती है तो उस समय क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर निकलेगा, तो वहां से क्या कर देगा, उस बर्थ कैनाल को या वजाइना को फ्लश आउट कर देगा, जिसकी वजह से जो भी इन्फेक्शियस माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बर्थ कैनाल में प्रेजेंट होंगे वो सारे उस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ फ्लश हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरा आता है सर्वाइकल डायलेशन। मैंने कहा इस एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है, जैसे जैसे बच्चे का डिसेंट होता है, डिसेंट मतलब इंगेजमेंट, इंगेजमेंट जैसे बच्चे का होता है, यानी कि बच्चा नीचे की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करता है लेबर के लिए, डिसेंट होता है जैसे बच्चे का, तो ये क्या होगा, उसके साथ साथ एमनियोटिक कैविटी जो है वो भी मूव करेगी, एमनियोटिक फ्लूइड भी मूव करेगा। तो ये किस पर प्रेशर डालेगा, यूट्रस के सबसे नीचे वाले पार्ट में, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी कहां से होगी, सर्विक्स के थ्रू। तो मैंने कहा जब सर्विक्स पे प्रेशर पड़ेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड उस पर प्रेशर डालेगा, तो सर्विक्स का क्या हो जाएगा, डायलेशन। और जो फुल डायलेशन होता है सर्विक्स का वो हम कंसीडर करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा दूसरा फंक्शन हुआ ड्यूरिंग द लेबर, दैट इज सर्वाइकल डायलेशन। और तीसरा फंक्शन होता है प्रिवेंट फ्रॉम
असेंडिंग इन्फेक्शन, मैंने कहा असेंडिंग इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन वजाइना के थ्रू ट्रांसफर होकर यूट्राइन कैविटी की तरफ जाते हैं तो वहां क्या करेगा, इस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम होता है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं किसके रिगार्डिंग, ड्यूरिंग द लेबर। दैट इज ऑल अबाउट द एमनियोटिक फ्लूइड। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो भी होगा नेक्स्ट टाइम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर एंड प्लीज कमेंट द अबाउट द क्लास।